हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक से स्टार्ट करें। मैं विकास गुप्ता महादेव की नगरी काशी से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर हम अपने 6 to 12 की एनसीईआरटी सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहां पे हम हर एनसीईआरटी के सब्जेक्ट्स को सब्जेक्ट वाइज कवर करेंगे। हम लोग आज से एनसीईआरटी की शुरुआत क्लास 6 के हिस्ट्री सब्जेक्ट से शुरू करने जा रहे हैं और डेली बेसिस पे हम लोग एक एक चैप्टर पूरा करेंगे। और जब हम एक बुक कंप्लीट कर लेंगे तो दूसरे बुक पर, जैसे कि ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, ऐसे हम धीरे आगे बढ़ेंगे। और जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है आज के क्लास का वो है प्रारंभिक कथन या इंट्रोडक्शन। व्हाट, व्हेन, हाउ एंड वेयर, क्या, कब और कहाँ और कैसे। देखिए यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, उसको आप माइंड मत कीजिएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या। तो इस चैप्टर में हम कुछ टॉपिक जो टच करेंगे वो होगा कि कैसे पता लगाएं कि 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 कैसे पता लगाएं, और पास्ट के बारे में हम लोग कैसे जान सकते हैं, ठीक है। लोग कहाँ रहते हैं, देश का नाम क्या था, अतीत के बारे में कैसे जानें, अतीत हमारा एक या अलग है, बहुत सारे हैं, और डेट का क्या मतलब होता है। आज के टॉपिक में हम आज के चैप्टर में हम इतने सारे टॉपिक को कवर अप करेंगे। अब बात शुरू होती है, एक रशीदा एक लड़की है। एनसीईआरटी ने दे रखा था कि रशीदा एक लड़की है जो अखबार पढ़ रही होती है, ठीक है, और उसकी नज़र पड़ती है 100 साल पहले के एक सुर्खियों पे, एक हेडलाइन, एक न्यूज़ हेडलाइन पे उसकी नज़र पड़ती है। और फिर सोचती है कि कोई कैसे जान सकता है कि इतने साल पहले आखिर क्या हुआ था। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि कैसे पता लगाएं कि इतने साल पहले क्या हुआ था। तो ये जानने के लिए अगर हमें पता लगाना हो कि कल क्या हुआ था, तो उसके लिए हम बस रेडियो है, हम उसको सुन सकते हैं, टीवी को देख सकते हैं, या फिर अखबार पढ़ सकते हैं, ठीक है। मगर ये साथ में जानना हो कि पिछले साल क्या हुआ था, ठीक है, तो हम किसी ऐसे आदमी से बात करते हैं जो उस समय वहाँ पे मौजूद रहा हो, या उसने उन सब चीज़ों को अपनी आंखों के सामने देखा हो। अब बात आती है कि अतीत मतलब जो पास्ट है, वो उसके बारे में हम लोग क्या जान सकते हैं कि भाई पास्ट के बारे में हम जान सकते हैं कि आज से 50 साल पहले जो लोग थे उनकी लाइफस्टाइल कैसे थी, ठीक है, वो लोग क्या थे, उनका काम क्या था। जैसे कि आज की डेट में तो बहुत लोग काम है, क्योंकि कोई बिजनेस कर रहा है, कोई टीचर है, कोई सिविल सर्वेंट है, तो कोई कुछ कर रहा है, कोई बिजनेस, कोई अपना दुकान लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मतलब सबके लाइफ स्पेंड करने का तरीका अलग है, ठीक है, या उनके अर्निंग का तरीका अलग है, और उनका जो लाइफ स्टेटस है, ठीक है, वो अलग है, ठीक है। तो हम जान सकते हैं कि जो पहले के लोग थे वो क्या थे, वो कैसे काम करते थे। तो पहले के लोग मतलब किस तरह के लोग थे, वे कौन से कपड़े पहनते थे, हाँ, और वे कहाँ रहते थे, वे क्या खाते थे, वो कैसे मतलब हंटर्स थे, कैसे हेडर्स थे, कैसे किस तरह के फार्मर्स थे, क्या वो रूलर थे या मर्चेंट्स थे या प्राइसेस थे या क्राफ्ट पर्सन थे, आर्टिस्ट थे या म्यूजिशियन थे या साइंटिस्ट थे, ठीक है। इसमें हम जान सकते हैं कि वो लोग क्या थे, और उनके लाइफ के बारे में हम लोग जानने का मौका मिलता है। और साथ ही साथ जो उस समय के बच्चे थे ना, वो बच्चे भी कैसे थे, जो बच्चे उस समय थे तो उनके लाइफ टाइम बिताने का क्या तरीका था, वे बच्चे कौन से गेम खेलते थे, कि गेम्स चिल्ड्रंस प्लेड, या कौन से स्टोरी सुना करते थे वो लोग, या कौन कौन से कहानी सुनते थे, या कौन से नाटक देखा करते थे, या कौन कौन से गाने गाया करते थे ये लोग। फिर कि उस समय के जो लोग थे वो लोग रहते कहाँ थे। कि एक सवाल ये था कि ठीक है, हम तो जानने को तो जान सकते हैं, मगर जो उस समय के लोग हैं वो लोग रहते कहाँ थे। जैसे कि आज की डेट में तो हम सबके पास अपना घर है, अपना फ्लैट है, अपना मकान है, हाँ। अब भाई हम प्राण से ठेठ लोग कि ना ही तो कहीं किराए पे रूम लेकर रहते हम लोग,
का मतलब होकर, ठीक है। देन तो आज से कई लाख साल पहले एक मतलब जो लोग थे वो नर्मदा नदी, ठीक है, जो लोग रहा करते थे वो नर्मदा नदी के पास रहते थे, जहाँ के कई लाख साल पहले लोग यहाँ पर रहना शुरू कर दिए। और यहाँ पर रहने वाले जो लोग थे वो कुशल संग्राहक थे, मतलब कि वो लोग स्किल्ड गैदरर्स थे। और जो आसपास के जो जंगल हैं और उसकी जो वेल्थ है उसको वो बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। और वे अपने फूड के लिए वे जड़ों, फल और जंगल के अदर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल या उसका कलेक्शन यहीं से करते थे। यहाँ तक कि वो जानवरों का शिकार यानी कि हंटिंग करते थे। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर है कि यहाँ से कभी कभी एक डायरेक्ट सिंपल सा क्वेश्चन आता है एमसीक्यू टाइप में कि कई लाख साल पहले नर्मदा नदी के किनारे रहने वाले लोग किस प्रकार के थे। और ऑप्शन दे देगा कि बड़े मतलब गैदरर्स थे या हंटर्स थे या फिर कोई और ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो इसको देखिएगा कि वो लोग एक स्किल गैदरर्स थे और साथ ही वो लोग हंटिंग करना भी जानते थे। अब जो नॉर्थ वेस्ट है, ठीक है, जो नॉर्थ वेस्ट है, अब उसमें आप गिरथर और जो नॉर्थ वेस्ट है उसमें गिरथर और सुलेमान जो हिल्स हैं उसका पता लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था। तो जो नॉर्थ वेस्ट में जो सुलेमान और गिरथर के हिल्स थे ना, वे ऐसे इस जगह थे जहाँ पे लगभग 8,000 साल पहले, ठीक है, लोगों ने खेती की, ठीक है, लोगों ने खेती की और सबसे पहले गेहूँ और जौ जैसे फसलों को मतलब क्रॉप्स को उगाना शुरू कर दिया। और उन्होंने क्या किया, मतलब कैटल्स को, शिप्स को, गाय और भैंस को जैसे जानवरों को अपना पालतू बनाना शुरू किया, मतलब पेट बना लिया इन लोगों को, पेट बना लिया। और इन्होंने और वहीं जो इस नॉर्थ ईस्ट है जहाँ पे गारो और विंध्यन रेंज है, तो वहाँ पे कुछ ऐसे जगह है जहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलप हुआ और सबसे पहले चावल को उगाया गया था जहाँ पर, ठीक है। और उसी स्थान पर और वही जो जगह है, जो प्लेस है यानी कि विंध्य का, वो नॉर्थ में है। अब देखो मैप में देखा जाए वो लोग तो यही वो एरिया है विंध्य का, ठीक है, और नर्मदा का। और ये जो यहाँ एरिया है नॉर्थ का पूरा ये है गारो का। अब बात आती है कि जो इंडस है, ठीक है, तो इंडस जो नदी है वो भी एक बहुत बड़ी नदी में जो उसके, ठीक है, जो इंडस नदी है उसके किनारे करीब 4700 ईयर्स एगो, है ना, कुछ अर्लियर सिटी बहुत ही मतलब फ्लोरिश हुए, ठीक है। 47 ईयर्स पहले जो अर्लियर सिटीज़ हैं वो फ्लोरिश होना शुरू हो गए थे इसी नदी किनारे। और गंगा और जो गंगा थी और जो इसकी ट्रिब्यूटरी थी, इन दोनों नदी किनारे समुद्र के साइड में भी लगभग अच्छे खासे जो सिटीज़ हैं वो भी डेवलप हो गए करीब 2500 ईयर्स पहले। अब बताया कि गंगा और इसके सहायक नदी सोन, ठीक है, जो गंगा है ना, देखो जो गंगा नदी है उसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं जिसमें यमुना है, तो सतलज है, तो मतलब गंगा नदी के ही। देन तो वैसे ही सोन भी गंगा और इसकी जो ट्रिब्यूटरी है वो सोन है। तो सोन नदी जो बहती है आज की डेट में बिहार से बहती है, ठीक है। और गंगा के साउथ के एरिया में किन नदी के एरिया था वहाँ पे पहले प्राचीन काल में मगध और वर्तमान जो कि आज का बिहार है इस नाम से जाता था। और यहाँ के जो किंग्स थे ना, जो सम्राट थे, वो बहुत ही पावरफुल थे और उन्होंने
एक ऐसे बड़े स्टेट को इस्टेब्लिश किया कि जो देश के अदर हिस्सों में भी फैल गया। फिर था कि लोगों ने, तो देखो ये जो है यहाँ पर मतलब इतना कुछ खास नहीं है, इसको हम लोग यहाँ पे स्किप कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी भी इस जगह से, इस पूरे चैप्टर से, इस टॉपिक से कभी भी मतलब उतने क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं, तो इसको हम काट देते हैं। और हाँ, इसमें हम उन्हीं चीज़ों को कवर अप करेंगे जो हमारे लिए एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, या जो चीज़ें हमें लगती हैं कि एग्ज़ाम के आने लायक है, हम उसे देंगे। क्योंकि पढ़ना बहुत कुछ है, मगर एक सही डायरेक्शन में, कि आप मिनिमम पढ़ो मगर आपके पास मैक्सिमम आउटकम आए। ठीक है। अब आता है कि आज के डेट में लोग ट्रैवलिंग क्यों करते हैं, और ट्रैवलिंग पहले भी था। तो ट्रैवलिंग से कहता है कि जो लोग होते हैं ना, ट्रैवलिंग से वो अदर कॉन्टिनेंट के या अदर प्लेसेस के लोगों को जानते हैं, उनके कल्चर को पहचानते हैं, या मतलब जानने का मौका मिलता है, और उनके जो ट्रेडिशंस है उनको भी सीखने का उनको मौका मिलता है। ठीक है। तो और यहाँ तक कि आज से पहले भी, जब मतलब अंग्रेज़ नहीं थे, उनसे पहले भी ईरान, यूनान, चाइना से भी लोग इंडिया आए, इंडिया के भी लोग वहाँ गए हैं। तो पहले के लोग इसीलिए, आपने अगर जब कभी पढ़ा होगा तो चीनी यात्री था एक, वेनसांग और फायान, ये लोग भी चाइना से चाइना के थे, मगर आए इंडिया में, आए यहाँ पर रहे, यहाँ के ट्रेडिशन को देखा, यहाँ के कल्चर को देखा। ठीक। फिर उसे ही यहाँ अपने किताबों में लिख कर अपने यहाँ ले गए कि भाई इंडिया में ऐसे कल्चर्स हैं, इंडिया में इस तरह के लोग रहते हैं। ठीक है। उनके अंदर डिफरेंट वैराइटीज़ हैं, उनके यहाँ तो जगह जगह पर भाषा, बोली, तो उनके जो लैंग्वेज है वो चेंज होते रहते हैं, और इसके साथ साथ उनके कल्चर भी चेंज होते हैं। ठीक है। देन अब आता है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि देश का नाम। आज के समय में जो हमारा देश का नाम है इंडिया, दैट इज़ भारत, ये नाम पढ़ा कैसे, या किसने इस नाम को रखा। ठीक है। तो हम लोग अपने देश के लिए ना मैक्सिमम दो वर्ड, कम से कम दो वर्ड एटलीस्ट, तो दो वर्ड्स तो इस्तेमाल करते ही हैं, जो कि है इंडिया और एक है भारत। एक है इंडिया और एक भारत। तो इंडिया जो सब वर्ड है, ध्यान देना, जो वर्ड इंडिया है, कि जो इंडिया वर्ड है वो इंडस से निकला हुआ है। किससे निकला हुआ है? इंडस से निकला हुआ है, जिसे संस्कृत में हम लोग सिंधु कहते हैं, इंडस कहते हैं। और जो ईरान और यूनान के लोग थे ना, वो लोग भी 2500 ईयर्स पहले उत्तर पश्चिम से आए थे, और इन्होंने सिंधु जो इंडस नदी है या सिंधु नदी है, उसको हिंदोस या इंदोस का नाम दे दिया। और इस नदी, ठीक है, और इसी नदी के ईस्ट में जो जगह है, वहाँ के उसको नाम दिया गया इंडिया। ठीक है। हालांकि ये उन्होंने अपने भाषा के अकॉर्डिंग इसको मतलब दे दिया। देन जो भारत का नाम इस्तेमाल होता है, कि हम लोग कहते नहीं कि भारत में हमारे इंडिया का जो भारत जो देश का नाम है, वो एक महान व्यक्ति हैं भरत, उनके नाम पे पड़ा है। तो नहीं, भारत का नाम का इस्तेमाल हमेशा हम लोग करते थे उत्तर पश्चिम, यानी कि नॉर्थ वेस्ट में रहने वाले लोगों के लिए, जो कि एक ग्रुप के लिए था। ठीक है। और ये जो ग्रुप है ना, इसका भी डिटेल हमको मिलता है करीब 3300 साल पुरानी हमारी वेद है, ऋग्वेद में इसका हमें देखने को मिलता है। और बाद में ही इसी का इस्तेमाल हम लोग अपने देश के लिए करने लगते हैं। अब आता है कि अतीत के बारे में, यानी पास्ट के बारे में हम लोग कैसे जान सकते हैं और भी चीज़ें। तो अगर हमें अपने पास्ट के बारे में जानना होगा तो हमारे पास कई चीज़ें हो सकती हैं, जिसमें से एक जो मतलब बेसिक है वो है कि जो किताबें हैं उनको ढूंढो और पढ़ना। जो हमारे पास किताबें हैं उनको ढूंढना और पढ़ना। अब ये किताबें हमें मिलेंगी कैसे? एक बात तो ये आता है कि ये किताबें हमें मिलेंगी कैसे। तो
ये किताबें हमेशा देखना कि हाथ से लिखी हुई होती हैं, तो इन्हें लोग पांडुलिपि यानी कि मैनोस्क्रिप्ट हम लोग कहते हैं। इसे हम लोग मैनोस्क्रिप्ट भी कहते हैं। और जो पांडुलिपि है, इसका मतलब मैनोस्क्रिप्ट का हिंदी वर्ड, तो जो मैनोस्क्रिप्ट है वो लैटिन वर्ड मैनो से बना है, जिसका जो होता है हाथ से, जिसका मीनिंग होता है हाथ से। तो जो मैनोस्क्रिप्ट होती हैं वो हमेशा हाथ से लिखी होती हैं ताड़पत्र पे। अब ये ताड़पत्र क्या है? तो हिमालयन एरिया में उगने वाला भोज नाम का पेड़ होता है, जिसकी छाल को स्पेशल तरीके से भोजपत्र पर लिखी जाती हैं। ठीक है। अब देखो जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसका ये एक एग्जांपल, मतलब एक उपमा दिया हुआ है। और यही मैन्युस्क्रिप्ट बेटा कि ये चीज़ें हमेशा हाथ से लिखी जाती हैं और इन्हें भी बहुत ही संभाल के रखना पड़ता है, क्योंकि हाथ से लिखी होने के कारण ये बहुत जल्दी ख़राब हो सकते हैं। अब अगर मैन्युस्क्रिप्ट अगर इतने साल से रखा है, अगर मान लो कि कोई मैन्युस्क्रिप्ट 100 साल से है, तो क्या वो एज़ इट इज़ जैसे वो पहले थी, क्या वो अभी मिल सकती हैं? बिल्कुल नहीं मिल सकती हैं। क्यों? क्योंकि कुछ को तो इंसेक्ट ने ख़राब कर दिया होगा, कुछ मैन्युस्क्रिप्ट को तो इंसेक्ट ख़राब कर दिए होंगे, कुछ तो डिस्ट्रॉय हो गई होंगी, कुछ मतलब ख़राब कर दी गई होंगी या मतलब ख़त्म कर दी होंगी। और मगर कुछ आज भी हैं जो कि टेम्पल्स में और मॉन्स्टरीज में आज भी रिजर्व हैं, जो टेम्पल्स में और विहारों में आज भी मिलती हैं। और इन किताबों में अब देखो, अब जो मैन्युस्क्रिप्ट है ना, इसमें क्या होता है कि इन किताब मिलता क्या था हमें? तो जो रिलीजियस ट्रेडिशन और प्रैक्टिकल्स थे वो मिलता है, जो राजा थे उनके लाइफ स्टाइल के बारे में मिलती है, जो मेडिसिन है, जो साइंस है, और भी कई तरह की इंफॉर्मेशन हमें मैन्युस्क्रिप्ट में देखने को मिलती है। और इसके अलावा हमारे यहाँ जो महाकाव्य है ना, जो हमारे यहाँ मतलब बहुत सारे महाकाव्य लिखे गए हैं, जैसे रामायण है, महाभारत है, ये सब भी तो लिखे गए हैं ना, तो वो भी हमें मिलते हैं। और इनमें से कुछ तो संस्कृत के लैंग्वेज में लिखे गए हैं और कुछ नेचुरल लैंग्वेज या फिर तमिल में लिखे गए हैं। और प्राकृतिक भाषा का इस्तेमाल हमेशा आम लोग करते थे। ठीक है। अब बात आती है कि अगर क्या ये जो हमें मिलते हैं, जो हमें मतलब इनक्रिप्शंस मिलते हैं, तो इनका भी स्टडी हम कर सकते हैं क्या? ठीक है, तो बिल्कुल कर सकते हैं, मगर ऐसे ये चीज़ें हमें पत्थर पे लिखी हुई मिलती हैं। ठीक है, ये चीज़ हमेशा हमें डायरेक्टली हार्ड सरफेस पे या स्टोन के मेटल पे लिखी हुई मिलती हैं, और जो कि लोगों को दिखती भी हैं। और वो भी दिखे नहीं, मतलब वो उनको दिखे भी, वो उसे पढ़े भी और उसको फॉलो भी करें। यहाँ तक कि कुछ एग्जाम्पल तौर पे ना, जैसे कि आप देखोगे ना कि सुनते भी होगे अशोक का धम या अशोक के शिलालेख, मतलब इंस्क्रिप्शंस। तो हमारे वाराणसी में भी सारनाथ में अशोक के कुछ ऐसे स्तंभ है या कुछ ऐसे मतलब इंस्क्रिप्शन से जो देखने को मिलते हैं। आप कभी वहाँ जाना तो देखना, वो चीज़ें पत्थर पे लिखी गई हैं, मतलब पत्थर से किसी ने उसको लिखा है इस तरीके से कि वो आज भी सेफ़ एंड सिक्योर है। और महावीर स्वामी थे, सॉरी जो महात्मा बुद्ध थे, जब वो भी उनके भी कुछ इंस्क्रिप्शन पत्थर पर लिखे गए हैं, और वो इतने बारीक है वो दूर से नहीं देख पाओगे, जब पास जाओगे तो वो तुम्हें क्लियरली दिखेगा। और एएसआई ने उसे बिल्कुल सेफ़ रखा हुआ है कि कोई भी आदमी उसको मतलब कुछ ख़राब ना कर पाए। तो ये था मैन्युस्क्रिप्ट और इनक्रिप्शंस। और साथ बता दें कि इन्हीं सब के चलते और उस समय टाइम के जो मतलब कि जैसे कि मान लो कोई एक बड़ा राजा है, उसने मान लो कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं, तो अब जाहिर सी बात है कि अगर कोई कुछ जीतेगा तो वो कोशिश करेगा कि उसको लंबे समय तक के लिए हम लोग संभाल के रखें, पब्लिक में उसका प्रचार हो, उसको न फैलाएं, पब्लिक देखे, जाने कि हम कौन हैं, हमने क्या किया है। ठीक है, तो जो राजा थे ना, उन्होंने लोग भी अगर कोई लड़ाई लड़ी, ठीक है, कोई वॉर लड़ा, तो उस वॉर को भी लड़ के
और जीत भी गए ना, तो बाद में जीतने के बाद लिखते थे कि ये लड़ाई हमने इस साल में लड़ी, ये हुआ था, हमने राज को जीत लिया। और वो उसे बीच चौराहे पे या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत गैदरिंग होती हो तो उसे लगा दिया, और लोग उसे देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और जान रहे हैं कि राजा क्या था क्या नहीं था। ठीक है। और हाँ, उस टाइम में जो पत्थर के जो मतलब इंस्क्रिप्शंस थे, ऐसा नहीं है कि कोई फाउंडेशन था कि कोई राजा हो तो ही वो लगाएगा, या कोई बहुत बड़ा पर्सनैलिटी है तो वो लिखा मतलब उसको लिखवा के उसको कहीं लगाएगा, नहीं, सबको छूट थी, सब लोग लगाते थे। ठीक है। बस शर्त ये थी कि इंस्क्रिप्शन लिखवाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, मतलब उसकी कॉस्ट बहुत पड़ती थी। ठीक है। तो हर कोई उसके लिखवा नहीं पाता था। ये आम तौर पे राजा, ठीक है, या जो उसके थोड़े मतलब ठीक ठाक घर के लोग हैं, या मतलब जो फाइनेंशियली स्ट्रांग थे, वो लोग ऐसा काम किया करते थे। अभी देखो, ये है हमारे पास है ये है हमारे पास इंस्क्रिप्शंस के एग्जांपल्स हैं जो कि कंधार से मिला हुआ है, और ये अशोक ने लिखा धम्म ही है। अब मैं बात आती है, यहाँ देखो एक क्वेश्चन कहा गया है कि क्या आप बता सकते हैं कि हार्ड सरफेस पे चीज़ें लिखवाने से या कोई मतलब इंस्क्रिप्शन लिखवाने से क्या फ़ायदा था, क्या बेनिफिट्स था, और ऐसा करने में क्या क्या दिक्कतें सामने आती थीं। तो भाई सिंपल सा तरीका है और सिंपल सा आंसर इसका है कि हाँ, बहुत सी दिक्कतें आती थी और बहुत फ़ायदे भी थे। अगर आपने किसी हार्ड सरफेस पे चीज़ें लिखवा दी तो वो सालों साल तक चलता रहेगा। पत्थर टूट जाएगा मगर वो चीज़ें कभी ख़राब नहीं होंगी, वो कुछ होगा नहीं जब तक पत्थर न टूटे, या जो हार्ड सरफेस जब तक बिल्कुल तरीके से चूर चूर नहीं रहेगा, वो चीज़ें एज इट इज़ पड़ी हुई रहेंगी और कुछ नहीं होने वाला। हाँ, दिक्कत क्या थी कि उसमें कॉस्ट लगता था, हालांकि हर कोई इतना फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होता था उस समय कि मतलब हर कोई इसको लिखवा सके। बहुत टाइम टेकन था वो चीज़, और टाइम टेकन के साथ साथ बहुत ही मतलब उसमें मेहनत लगता था, एकदम बारीकी से उसको पत्थर को काट काट के बनाना या उसमें लिखने के लिए। अब बात आता है कि जो होते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है, इसके में हिंदी बोलते हैं कि पुरातत्वविद, वो लोग करते क्या थे कि अगर वो लोग कहीं चले गए, ठीक है, तो उस समय के जो लोग थे जिन्होंने जो जो चीज़ें इस्तेमाल की थी उसका इस्तेमाल करते हैं, जो भी चीज़ें मिलती हैं उसको पहले तो उठाते हैं, ठीक है, और उसके बेस पे उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं कि ये क्या है, कौन इस्तेमाल किया था, कितने साल पुरानी है, मतलब पूरी उसकी एक एक इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, और देन उस बेस पे वो अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं, और ऐसे लोग को बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। देन पूरा जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो पत्थर ईंट से बने मकान के जो वेस्टेज होते हैं, जो पिक्चर होते हैं, जो मूर्ति होती है, इन सब का भी वो रीडिंग करते रहते हैं ताकि उन्हें कोई क्लू मिल जाए। और जो औज़ार, जो हथियार या बर्तन, ठीक है, या पॉट्स या आर्नामेंट्स या सिक्के जो उनको प्राप्त मतलब मिलता है ना, तो वो उसकी छानबीन करते हैं, खुदाई भी करते हैं, और इससे जो चीज़ें मिलती हैं उन्हें बेटा जस्ट मिनट। हाँ, तो उसमें जो औजार थे जो उनको मिलते हैं उसकी भी स्टडी करते हैं, ठीक है, छानबीन करते हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी निकाल लेते हैं, वो उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन निकाल लेते हैं। देन उसके बाद करते क्या है कि उसको खुदाई भी करते हैं ताकि इनमें से जो भी चीज़ें उनको मिलती हैं, ठीक है, वो चीज़ें मिट्टी की या किसी मेटल की बन सकती हैं, और कुछ ऐसे भी हार्ड एलिमेंट्स होते हैं कि जो बहुत लंबे समय तक चलते हैं, वो भी ख़राब नहीं होते हैं वो, ठीक है। अब देखो,
जैसे कि ये एक है कि पहले का मतलब मिट्टी का बर्तन, ठीक है, ये कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं। एक तो ये ऑर्नामेंट्स और सिक्के हैं, ठीक है, ये ऑर्नामेंट्स और सिक्के हैं। देन अब जो हो देखो, अब जो होते ना हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो करते क्या है कि ये लोग करते क्या है, एनिमल्स के, जानवर के, चिड़ियों के और पक्षी, जो भी मतलब बर्ड्स होते हैं या मछली होती हैं, उनके हड्डियों उनकी हड्डी ढूंढते हैं। इससे उन्हें ये जानने में मदद मिलता है कि पहले में कि लोग क्या खाते थे, कैसे रहते थे, या किस किस चीज़ों से वो मतलब अपनी लाइफ को स्पेंड करते थे। और यहाँ और इसके साथ साथ, क्योंकि एक चीज़ तो यहाँ पे ये दिक्कत है ना कि अगर कोई वेजी है या कोई प्लांट है तो वो अधिक समय तक तो भाई सेफ़ तो रहेगा नहीं। एक टाइम मतलब कि जो होते हैं बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, उसे धीरे डिकम्पोज कर देते हैं। कपड़े हैं तो शायद वो कपड़ों की गारंटी नहीं है कि वो मिल जाए, मिल भी सकते हैं, नहीं मिल सकते हैं भाई, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बहुत जल्दी से नहीं मिलते थे, बहुत रेयर केस में मिलते थे। और जो लकड़ी है, अगर लकड़ी के टुकड़े टुकड़े जल गए तो वे जले हुए फॉर्म में ही मिलते हैं। तो अब आती है कि क्या जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन लोगों को कपड़े मिलते थे क्या खुदाई के दौरान? तो जाहिर सी बात है, अगर जो आर्कियोलॉजिस्ट है, अगर वो लोग कहीं खुदाई करा रहे हैं, ठीक है, तो जाहिर सी तो कोई गारंटी नहीं है कि उन्हें कपड़े के मतलब फ्रिक्वेंट मिल ही जाए, कोई गारंटी नहीं है। हाँ, मिट्टी के बर्तन हैं, कोई ऐसे चीज़ें हैं जो कि हार्ड हो, जो लंबे समय तक सर्वाइव कर सके, तो इन सब चीज़ों के मिलने की जो उनकी चांसेस है बहुत अधिक होती हैं। मगर ये कहना कि जो कपड़े हैं या जो वेजीज़ हैं या जो मतलब प्लांट हैं उनके वेस्टेज या उनके मतलब पार्ट्स मिल जाए, तो ये बहुत ही मुश्किल है। ख़ास करके प्लांट और वेजीज़ तो बिल्कुल नहीं। और ये जो सोर्स उन्हें मिलता है ना, जो आर्कियोलॉजिस्ट को जो चीज़ें मिलती हैं, इन्हें ही हिस्टोरियंस बोलते हैं सोर्स, कि ये वो चीज़ें हैं जिनके इस्तेमाल से हम पास्ट को रिक्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और जब हम किसी पास्ट को पढ़ते हैं, मगर ये कहना कि उस पास्ट को पढ़ते हैं मगर रेफरेंस के साथ, कि हमें क्लू मिलते गए, हम पढ़ रहे हैं, तो उसे पढ़ने में और भी मज़ा आता है, क्योंकि हम इन सब रिसोर्स के ज़रिए, हम इन सब चीज़ों के ज़रिए उनको वापस से रिक्रिएट कर सकते हैं ना। अब बात है कि पास्ट एक या मतलब सिंगुलर या प्लूरल, यानी वन और मेनी, पास्ट वन और मेनी। तो अगर आप लोगों ने कोई ध्यान दिया है तो कि ये जो पास्ट वर्ड है ना, तो वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल किया गया है। पास्ट को हमेशा प्लूरल फॉर्म में किया गया है, ठीक है। मगर ये जो पास्ट है वो हर आदमी के लिए, हर ग्रुप के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। जो पास्ट वर्ड है या फैक्चुअल ये देखा जाए तो ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। एग्जाम्पल के लिए जो जो होते हैं हार्डर्स जो होते हैं, अगर देखोगे आप उनको, अथवा जो फार्मर्स हैं उनका जो जीवन है, राजा जो किंग्स एंड क्वींस हैं उनका जो लाइफ स्टाइल है, जो जो मर्चेंट हैं उनका लाइफ स्टाइल, और जो क्या बोलते हैं उन्हें, जो आर्टिस्ट है, जो मतलब जो भी मतलब आर्ट वर्कर हैं, इनका जो लाइफ स्टाइल है वो अलग अलग होता है, ठीक है। इन लोगों के लाइफ स्टाइल बिल्कुल अलग होते हैं। तो हम लोग जान सकते हैं कि, और उस समय हाँ ये भी है, जैसा कि लोग आज भी देखते हैं ना कि देखते हैं कि उस समय देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग बिलीव्स और कस्टम्स का मतलब फॉलो करते थे, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल तौर पे कि जितने लोग मैक्सिमम अंडमान आइसलैंड पर हैं, ठीक है, तो वो लोग, उनका जो लिविंग है ना, जो वो लोग क्या करते हैं कि हमेशा फ़िश खाते हैं, मतलब कि मछली पकड़ खाते हैं। क्यों? क्योंकि अंडमान आइसलैंड पूरा कहाँ पर है, समंदर में तो है। ऐसा तो है ना कि वो किसी लखनऊ में है, दिल्ली में है। अंडमान आइसलैंड तो भाई समंदर में है, और जहाँ समंदर में भाई फ़िश तो अधिक मिलेंगे,
नॉनवेज तुमको अधिक मिलेगा भाई। तो लोग अधिकतर क्या खाएंगे, फ़िश ही खाएंगे, मछली खाएंगे, है ना। अब आप देखोगे कि अगर आप चले जाते हो साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया में तो आपको फिशेस मतलब जो फिशेस हैं तो वो वैरायटी मिलेगी, मगर ऐसे डिशेस में तो डोसा है, उत्पम है, हाँ ये सब चीज़ें मिलेंगी। आप महाराष्ट्र में जाओगे तो आपको महाराष्ट्र में तो और भी चीज़ें अलग अलग मिलेगी, ठीक है। वैसे ही हाँ, और अगर इसको हम अपोजिट वर्ड में शायद देखोगे ना, तो वहाँ की जो फूड सप्लाई है वो अदर मतलब अदर पर्सन पे डिपेंड है, इस तरह के भेद में विद्यमान है, ठीक है। तो अदर पर्सन पे डिपेंड, तो इसलिए जो पास्ट है वो अनेक कई मतलब वल्नरेबल्स पर डिपेंड करती है। अब बता बेटा तिथि मतलब कि डेट्स का क्या मतलब हमारे ज़िंदगी में, ठीक है। अगर तुमसे कोई पूछता है कि आज का डेट क्या है, तो तुम क्या बोलोगे, आज का डेट है कि सर 5 नवंबर है ना, बोलोगे कि 5 नवंबर 25 ना। ये तो बोलोगे नहीं कि 5 नवंबर 2024 या 23। तो डेट का मतलब क्या हुआ कि वो डेट जो आज चल रहा है। देन अगर हाँ, यहाँ पे कि जो 2000 है, ये इतना कोई ख़ास नहीं पूछता है इस टॉपिक से, तो इसको छोड़ सकते हैं। मगर ओवरव्यू के लिए तो जो 2000 है ना, या इस तरह का डेट बताएंगे हम लोग, मगर ये जो जो टाइम है 2000, वो हम लोग देते हैं ईसा मसीह के जन्म, जीसस क्राइस्ट के बर्थ से। अगर कोई चीज़ें 2000 BC हैं तो मतलब वो दो बिफोर क्राइस्ट है, उनके पहले का है, और एडी है तो एनो डोमिनी है। फिर आता है इतिहास की तिथियाँ, तो इसमें उतने का कुछ खास फैक्टर्स नहीं हैं, आप इसको चाहो तो पढ़ो या इसको छोड़ सकते हो, कोई मतलब वो उतना मैटर करने वाली चीज़ें नहीं है। हाँ, मगर मेरे ख्याल से आप एक बार इसको एक बार पढ़ लेना, कोई उतना मैटर नहीं करेगा। सो आज की वीडियो ये कैसे आज की वीडियो आपको कैसी लगी इस बारे में ज़रूर बताएं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड करूं तो प्लीज़ आप हमें बता सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हैप्पी खुश रहें। और आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी के लिए और जो हमारा स्लोगन है कि आज से पढ़ना बंद और समझना शुरू।